हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, जीएस में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। और भूगोल की पिछली कक्षा में हमने अपना पहला चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है हमारी पृथ्वी। तो फ्रेंड्स, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की क्लास का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे चैनल के बारे में एक सामान्य सी जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का नाम सतीश एकेडमी ऑनलाइन है। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर देश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और टेस्ट सीरीज। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी जानकारी के साथ हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर। जैसे कि आप जानते हैं कि इस अक्षांश को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इनका अर्थ समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या है, और उसके बाद जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य प्रश्न बनते हैं कहां कहां से बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो ये हमारी पृथ्वी पर आभासी या काल्पनिक रेखाएं हैं जो मात्र मानचित्र या ग्लोब पर खींची जाती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा क्यों। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए खींची जाती है क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके माध्यम से हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो ऋतुएं परिवर्तित होती है वो क्यों होती है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो देशांतर है, इस देशांतर के माध्यम से और अक्षांश दोनों के माध्यम से हमें किसी स्पेशल या किसी स्पेसिफिक क्षेत्र का जो लोकेशन पता चलता है वो अक्षांश और देशांतर दोनों का प्रयोग करते हुए पता चलती है। और ये जो देशांतर रेखा है इसके माध्यम से हमारी तिथि अर्थात तारीख निश्चित होती है, किस देश में कौन सी तारीख मानी जाएगी। और भी बहुत सारे इनके यूज हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं वास्तविक पृथ्वी या धरातल को लेकर मात्र आभासी या काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं को सिर्फ और सिर्फ मानचित्र और ग्लोब पर ही खींचा जाता है ताकि हमारा जो दैनिक जीवन है उसको आसान बनाया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अक्षांश रेखा के साथ और समझते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। देखो, ये अक्षांश रेखा जो हमारी पृथ्वी है उसके केंद्र को आधार मानकर खींची जाती है और पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने के लिए, जैसे कि उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा। सपोज मैं आपके लिए एक पृथ्वी बना देता हूं। जैसे ये सपोज हमारी पृथ्वी है और ये हमारा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं और इसी को विषुवतीय रेखा बोलते हैं, विषुवतीय रेखा। और फ्रेंड्स, ये हमारा उत्तरी ध्रुव जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ अर्थात 90 डिग्री उत्तर में। और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव जिसको बोलते हैं 90 डिग्री दक्षिण में अर्थात 90 डिग्री साउथ में। तो देखो, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है जो मैंने पृथ्वी के बीचों बीच खींचा। 0 डिग्री अक्षांश है ये। इसको भूमध्य अक्षांश भी बोलते हैं। भूमध्य अक्षांश क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के एकदम बीचों बीच खींचा जाता है। पृथ्वी का जो केंद्र है, हमें पता है कि जो केंद्र है वो एकदम बीचों बीच होता है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर यह भूमध्य रेखा एकदम बीचों बीच से खींची जाती है और इससे हमारी पृथ्वी दो हिस्सों में बट जाती है, एक उत्तरी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा। तो यही आपको परिभाषा में बताया गया है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अब देखो, उत्तर या दक्षिण में कैसे काल्पनिक रेखाएं खींची जाएंगी। जैसे कि हमने अभी जाना कि ये ऊपर हमारा 90 डिग्री नॉर्थ अर्थात उत्तरी ध्रुव है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश है हमारा, ये बीचों बीच। तो जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहां से शुरुआत करेंगे, यहां हमारा 1 डिग्री होगा। हालांकि 1 डिग्री बहुत नीचे होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद 1 डिग्री से हम शुरुआत करेंगे, फिर 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, ऐसे करते करते हम 90 डिग्री तक जाएंगे उत्तर में। बिल्कुल उसी तरह से हम दक्षिण दिशा में जाएंगे तो 0 डिग्री के बाद दक्षिण दिशा में 1 डिग्री पाएंगे। उसके बाद 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3, उसके बाद 4, और ऐसे करते करते हम सीधा जो दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री पर, वहां पर पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के हमारा ये जो 0 डिग्री अक्षांश है जिसको बोलते हैं भूमध्य अक्षांश, एक अक्षांश तो ये है। और इसके उत्तर में जब 1 डिग्री से हम शुरुआत करेंगे, यहां से 1 डिग्री से शुरुआत करते हुए जब 90 डिग्री तक जाएंगे तो यहाँ पर आपको कितने अक्षांश मिलेंगे कुल? 1 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 अक्षांश यहाँ पर मिलेंगे। और उसी तरह से जो हम यहाँ से भूमध्य अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगे 1 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो हमें भी यहाँ 90 अक्षांश यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं, हमसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है।
तो आप कहिएगा कि कुल अक्षांश 181 होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, तो आप बेहिचक बताइएगा कि एक तो भूमध्य अक्षांश होता है जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और 90 अक्षांश होते हैं हमारे उत्तर दिशा में, और 90 अक्षांश होते हैं हमारे दक्षिण दिशा में। 0 डिग्री से दक्षिण ध्रुव की ओर 90 अक्षांश और 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव की ओर 90 अक्षांश। तो फ्रेंड्स, कुल अक्षांशों की संख्या हमारे पास 181 होती है। मैंने बहुत ही जानकारी आपको डिटेल में दी है, क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो आप बेहिचक बताइएगा कुल अक्षांशों की संख्या है 181। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो आप बता दीजिए कि 90 अक्षांश तो उत्तरी ध्रुव की ओर है 1 डिग्री से 90 डिग्री तक, और 90 अक्षांश दक्षिण ध्रुव की ओर है 1 डिग्री से 90 डिग्री तक, और एक अक्षांश जो हमारा भूमध्य अक्षांश है जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं वो है। टोटल अक्षांश हमारे पास है 181। फ्रेंड्स, अब दूसरी बात और हमसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि जो हमारी अक्षांश रेखा है वो किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, तो हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। ये भी डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, इनका क्या उपयोग है हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल मैं भी आपको थोड़ा सा परिचय देते हुए चल रहा हूँ अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब देखो, बात करते हैं मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं। जो प्रमुख अक्षांश है वो कौन कौन से हैं। देखो, कुल हमारे पास जो प्रमुख अक्षांश है वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? देखो, फिर से मैं एक चित्र बनाना चाहता हूं। चलिए, चित्र की छोड़ो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे आपके लिए फिगर निकाले हैं। हम उन फिगर की ओर चलते हैं। देखो, सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ये, चलिए दूसरी ले लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर मैंने बताया कि हमारा जो बीचों बीच होगा, ये एकदम बीच में जो होगा भूमध्य अक्षांश होगा 0 डिग्री वाला। तो ये हमारा 0 डिग्री वाला भूमध्य अक्षांश हुआ। एक सेकंड फ्रेंड्स, आपको शायद कम चमक रहा होगा, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। चलो, ब्लैक ले लेता हूं जी। देखो, मैंने आपको बताया ये जो हमारा अक्षांश है ये बीचों बीच जो ये भूमध्य अक्षांश है, जो कि पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से जाएगा, इसको हमने कहा 0 डिग्री अक्षांश। हम बात कर रहे हैं मुख्य अक्षांशों की। जो हमारे प्रमुख अक्षांश है वो कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया कुल अक्षांश प्रमुख प्रमुख 181 है। कुल टोटल 181 अक्षांशों की संख्या है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रमुख अक्षांश कौन कौन से होंगे। तो जो हमारे प्रमुख अक्षांश है वो कुल 7 है, जिनके आधार पर हम अभी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। एक तो हुआ 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा वाला। और चलिए फ्रेंड्स, इनको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हालांकि आपको मैंने समझा तो दिया पीछे, पर एक बार और मैं आपकी जानकारी क्लियर कर देता हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। एक अक्षांश तो हमारा हुआ 0 डिग्री वाला, और दूसरा अक्षांश जो प्रमुख है उसकी हम बात कर रहे हैं वो है 23.5 डिग्री अक्षांश, जो कि उत्तर में है। देखो, 0 डिग्री से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तर दिशा होगी, और जो हमारे पास तीसरा अक्षांश होगा वो होगा 66.5 डिग्री उत्तर में, और जो चौथा अक्षांश है इसको आप जानते हैं ये हमारा 90 डिग्री उत्तर में है। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर मैं संख्या लिखूं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश है उसी प्रकार हमारा ये 23.5 डिग्री अक्षांश है उत्तर में। देखो, ये हम 0 से ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ साइड में चल रहा है हमारा ये। चलो, मैंने एन लिख दिया, नॉर्थ का मतलब उत्तर। उसी तरह से ये हमारा 66.5 डिग्री अक्षांश ये भी उत्तर में है, और इसको हमारा 90 डिग्री अक्षांश है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उसी तरह से अगर हम नीचे की ओर आएंगे पृथ्वी में, तो जो हमारे प्रमुख अक्षांश होंगे वो कौन कौन से होंगे, चलिए उनको समझ लेते हैं। जैसे हमारा उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश है, उसी तरह हमारा ये दक्षिण में भी 23.5 डिग्री अक्षांश है। ये 23.5 डिग्री अक्षांश और दक्षिण में है, तो इसको इसने हमने लिख दिया साउथ, अर्थात एस से डिनोट डिनोट कर दिया। और उसी प्रकार जैसे हमारा उत्तर में 66.5 डिग्री का अक्षांश है, उसी प्रकार हमारा दक्षिण में भी एक 66.5 डिग्री का अक्षांश है, इसको बोल दिया 66.5 डिग्री साउथ। और ये जो हमारा लास्ट में है ये, इसको हम अच्छे से जानते हैं, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री साउथ, अर्थात दक्षिणी ध्रुव। तो फ्रेंड्स, हमने इनके नाम रखे हैं। क्या नाम है, बस वो नाम हमें समझने हैं। और फिर हमारी जो ऋतुएं हैं वो कैसे परिवर्तित होती हैं, कौन सी तारीख को कौन सा ऋतु शुरू होगी, उनके बारे में हमें एक डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखो, ये जो 0 डिग्री है इसको हम अच्छे से जानते हैं, ये हमारा भूमध्य अक्षांश है। ये हमारा भूमध्य अक्षांश, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं इक्वेटर, इसी को कहते हैं विषुवतीय रेखा। और ये जो हमारा 23 डिग्री वाला अक्षांश है उत्तर की दिशा में, इसको हम कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, मैंने आपको कल बताया था, ये हमारी कर्क रेखा है।
कर्क रेखा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर खींची गई है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में खींची गई है। 23.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तर दिशा में खींची गई है। और फ्रेंड्स उसी तरह से ये जो हमारे 23.5 डिग्री नीचे की ओर है, 23.5 डिग्री साउथ में, ये हमारी मकर रेखा है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बताइए मकर रेखा कितने डिग्री पर खींची गई है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में खींची गई है, दक्षिण में, दक्षिणी अक्षांश पर। और ये जो हमारा 66.5 डिग्री उत्तर में है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत ये 66.5 डिग्री उत्तर में है। और उसी प्रकार जो हमारा 66.5 डिग्री दक्षिण में है, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं, जो उत्तर में 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये जो 90 डिग्री दक्षिण में है, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो फ्रेंड्स ये कुल हमारे पास जो प्रमुख अक्षांश है वो 7 है। मैंने आपको बताया बहुत डिटेल में, बहुत इत्मीनान से। जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको भूमध्य अक्षांश कहते हैं, और उत्तर में 23.5 डिग्री जो अक्षांश है वो उसको कर्क रेखा कहते हैं। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बताइए कर्क रेखा किस अक्षांश से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। आर्कटिक व्रत किस अक्षांश से होकर गुजरता है, आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरता है। उसी तरह से जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर गुजरती है। और जो अंटार्कटिक व्रत है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर गुजरता है। और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री को कहते हैं साउथ में, दक्षिण में, और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री को कहते हैं उत्तर में। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रमुख अक्षांश है जो मैंने आपको बताए। तो देखो उन्हीं का यहाँ पर नाम लिखा है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी को हमने बांट दिया। ये 0 डिग्री का अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी में है, ये 66 डिग्री उत्तर में है, और ये हमारा 90 डिग्री उत्तर में है। और उसी तरह ये हमारा 23.5 डिग्री दक्षिण में है, ये 66 डिग्री दक्षिण में है, और ये हमारा 90 डिग्री दक्षिण में है। तो इसको हमने कह दिया ये भूमध्य अक्षांश। और जो 23.5 डिग्री है ये हमारा कर्क रेखा हो गई। और जो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री हमारा यहाँ पर हो गई। और जो हमारे पास आर्कटिक सर्किल है वो 66 डिग्री पर हो गया इधर, मैंने आपको डिटेल में बताया। उसी प्रकार जो हमारा अंटार्कटिक सर्किल है, अर्थात व्रत, सर्किल मतलब व्रत, ये हमारा 66 डिग्री दक्षिण में है। और जो उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री उत्तर में है, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो 90 डिग्री दक्षिण में है। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रमुख अक्षांश 7 पृथ्वी के माने गए हैं। अब बात करते हैं उपयोग की, अक्षांशों का क्या उपयोग है। देखो जो अक्षांश है उन अक्षांशों से हमें पता चलता है कि जो हमारी जलवायु है वो कब परिवर्तित होगी, कहाँ गर्मी होगी, कैसे सर्दी होगी, ये सब हमें बताता है अक्षांश। अर्थात अक्षांश के माध्यम से हमें जलवायु का पता चलता है, तापमान, दिन और रात की लंबाई का निर्धारण होता है। और जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों को जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, इन सब की जानकारी हमें अक्षांश रेखाओं के माध्यम से निकलती है। चलिए जैसे आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी जानकारी मिलती है। तो देखो अब हमारा बहुत ही मुख्य टॉपिक शुरू है अक्षांश रेखाओं के आधार पर, और इस टॉपिक का नाम है कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश अर्थात ऋतु परिवर्तन की अवधारणा। जैसे कि आपने 4 नाम सुने होंगे। कौन कौन से वो 4 नाम है, एक तो ग्रीष्म अयनांत, एक शीत अयनांत, एक वसंत विषुव, और एक शरद विषुव। तो ये चारों क्या होते हैं, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो सपोज हम एक पृथ्वी बनाते हैं। चलिए पहले एक पृथ्वी बना लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक पृथ्वी है, मैंने यहां पर बीचों बीच एक पृथ्वी बनाई। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि यहां से हमारे डायरेक्ट 5 से 6 प्रश्न बनते हैं, और पांचों के पांचों या 6 के 6 प्रश्न बहुत ही मुख्य हमारी परीक्षा की दृष्टि से होते हैं। तो ये हमारे पास एक पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को मैंने आपको बताया हमने 7 प्रमुख अक्षांशों में बांट लिया। कौन कौन से प्रमुख अक्षांश है, चलो पहला अक्षांश हमारा है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य अक्षांश भी कहा गया है। तो ये हमारा पहला अक्षांश हो गया, इसको मैंने थोड़ा सा बाहर जानबूझ के निकाला है ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा 0 डिग्री का अक्षांश है। तो इस 0 डिग्री अक्षांश को हमने बीचों बीच खींचा पृथ्वी के। अब इस 0 डिग्री अक्षांश के अलावा 3 प्रमुख अक्षांश हमें 0 डिग्री से ऊपर अर्थात उत्तर दिशा में मिलते हैं। 3 प्रमुख अक्षांश कौन कौन से हैं, एक तो 23.5 डिग्री उत्तर में मिलता है, और फिर एक 66 डिग्री उत्तर में मिलता है, और फिर ये ऊपर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, इसको हम जानते ही हैं, इसको हम एन बोल देते हैं, 90 डिग्री उत्तरी उत्तर में। और उसी प्रकार ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, और फिर 66 डिग्री ये हमारे पास दक्षिणी ध्रुव है, और फिर ये हमारे पास 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, अर्थात यहां पर हमने इसको एस से डिनोट कर दिया। देखो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि ये जो हमारा ये भूमध्य रेखा है, इसको भूमध्य अक्षांश कहते हैं। बताइए ये बात किसको नहीं पता।
बहुत ही मुख्य बात यहाँ से मैं कहने जा रहा हूँ, यहाँ से हमारे 5 से 6 प्रश्न एक से बढ़ के एक हैं। आपसे डायरेक्ट पूछे जाएँगे कि पृथ्वी पर जो सूर्य है वो कब हमारे सिर पर सीधा पड़ेगा, अर्थात सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर कब पड़ेंगी धरती पर? कौन-सा दिन सबसे गर्म होगा, कौन-सा दिन सबसे ठंडा होगा, कब दिन-रात की अवधि बराबर होगी, कब दिन छोटा होगा, कब दिन बड़ा होगा, कौन से अक्षांश पर दिन और रात 24-24 घंटे के होंगे और कौन से अक्षांशों पर 6-6 महीने का दिन होगा, 6 महीने की रातें होंगी। हम वही समझने जा रहे हैं। इसलिए आप बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से मेरी बातें समझिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। देखो, अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि हमने ये पृथ्वी बनाई और इस पृथ्वी के हमने 7 मुख्य अक्षांश बनाए। 23.5 डिग्री उत्तर में हमने बनाया ये, और ये 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? कर्क रेखा है। आपको मैं बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये बार-बार हम यूज़ करेंगे जब आगे पूरा ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तो आपको पता होना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि कर्क रेखा कहाँ पर है। तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, ये एन यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए मैं और साफ करके लिख देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझें। तो ये जो 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री हम उत्तर की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास कहलाती है कर्क रेखा। उसी तरह से ये जो है, ये वाला अक्षांश, ये 66.5 डिग्री है और ये भी उत्तर उत्तर दिशा में है। इसको बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त। और ये तो 90 डिग्री हमारा है, ये उत्तरी ध्रुव। उसी प्रकार ये जो हमारे पास 23.5 डिग्री दक्षिण में है, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और उसी प्रकार ये जो हमारे पास 66.5 डिग्री दक्षिण में है, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो देखो फ्रेंड्स, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, अब यहां से हमारी बातें शुरू होगी। बहुत ही मुख्य बातें हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। हमारा जो सूर्य होगा, एक तो वो कर्क रेखा पर हमारा सूर्य हमारे सिर के एकदम ऊपर होता है। सिर के ऊपर का मतलब हुआ कि जो सूर्य की किरणें हैं वो 90 डिग्री के कोण पर पृथ्वी पर पड़ती है। और जब सूर्य की किरणें 90 डिग्री के कोण पर पृथ्वी पर पड़ेगी, तो वह दिन हमारा सबसे गर्म होगा। उसी प्रकार ये जो भूमध्य रेखा के बाद हमारा जो आया कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, यहां पर भी एक दिन सूर्य, वर्ष में एक बार ऐसा आता है जब सूर्य यहां पर हमारे सिर के ऊपर होता है सीधा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर लंबवत पड़ेंगी, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा, कर्क रेखा पर वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार लंबवत होती हैं, अर्थात सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, सूर्य की किरणें धरती पर लंबवत आती हैं, 90 डिग्री के कोण पर आती हैं। और ये जो हमारा भूमध्य अक्षांश है, इस पर भी वर्ष में सूर्य 2 बार हमारे सिर के एकदम ऊपर होता है और हम कह देते हैं कि यहाँ पर भी जो सूर्य की किरणें हैं, ये हमारे सिर पे सीधी पड़ती हैं, अर्थात धरती पर 90 डिग्री के कोण पर आती है। अब देखो, बात करते हैं ये कौन-कौन सी तारीख है। जैसे हमने ये ऊपर की तारीख लिखी, जो कर्क रेखा है, यहाँ पर वर्ष में एक बार सूर्य इसके ऊपर होता है, तो ये तारीख होती है 21 जून। 21 जून। और 21 जून को हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इस ग्रीष्म अयनांत का क्या मतलब हुआ? इस ग्रीष्म अयनांत का मतलब ये हुआ कि जो हमारा दिन होगा ग्रीष्म अयनांत में, वो सबसे बड़ा होगा उत्तरी ध्रुव में, और सबसे गर्म दिन होगा 21 जून को। और 21 जून को बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। और ये कब होता है? ये जब होता है जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर होता है। और किस दिन होता है? 21 जून को। देखो, यहां से आपसे कितने प्रश्न बनेंगे अभी इस 21 जून को लेकर। पृथ्वी का सबसे गर्म दिन बताइए किस दिन होता है? 21 जून को होता है। पृथ्वी का गर्म दिन क्या कहलाता है? ग्रीष्मायनांत कहलाता है। पृथ्वी का गर्म दिन क्यों होता है? क्योंकि जो कर्क रेखा है, जो अक्षांश हमारी है 23.5 डिग्री उत्तर में, इस 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर 90 डिग्री के कोण पर आती है और हमारा सबसे गर्म दिन पृथ्वी पर होता है। फ्रेंड्स, उसी तरह जो मकर रेखा पर हमारा सूर्य होता है, ये कौन सी तारीख को होता है? ये होता है हमारे पास 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, ये बताइए मकर रेखा पर सूर्य किस तारीख को होता है? तो मकर रेखा पर सूर्य होता है 22 दिसंबर को। और इस 22 दिसंबर को क्या कहते हैं? इस 22 दिसंबर को कहते हैं शीत अयनांत। शीत अयनांत इस 22 दिसंबर को कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य होगा वो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को होगा और जो सूर्य की किरणें होंगी वो धरती पर लंबवत होंगी।
90 डिग्री के कोण पर आएंगी। तो ये हमारा शीत अयनांत हुआ। और ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर 2 बार सूर्य इस पर होता है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य अक्षांश पर। ये कौन कौन सी तारीख होती है, इनको समझ लेते हैं। देखो, ये जो 1 तारीख होती है, ये हमारी होती है 21 मार्च। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। ये जो तारीख है, ये मैं सोच रहा हूँ कहाँ लिखना चाहिए, थोड़ी सी जगह कम है। चलो, ये जो पहला वाला है, यहाँ पर इसको ध्यान रखना, ये 21 मार्च है। एक तो हमारा सूर्य 21 मार्च को मकर रेखा पर होता है, इस तारीख का नाम है 21 मार्च। और दूसरी जो तारीख है, इसका नाम है 23 सितंबर। मैंने इसको यहां पर लिख दिया 23 सितंबर। तो फ्रेंड्स, ये जो भूमध्य रेखा पर हमारा सूर्य 2 बार होता है, एक तो 21 मार्च को होता है, और इस 21 मार्च को हम बोलते हैं वसंत विषुव। इस 21 मार्च को क्या बोलते हैं? वसंत विषुव। और ये जो 23 सितंबर है, इस 23 सितंबर को बोलते हैं शरद विषुव, अर्थात पतझड़ जिसको हम कहते हैं। वो कब से शुरू होता है? वो 23 सितंबर से शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं पतझड़। तो दोस्तों, अब मुझे बताइए, ये किसी को समझने में समस्या है क्या? अब देखो, इस पे हमारे क्या क्या प्रश्न बनेंगे, उसकी हम बातें करते हैं। मैंने भी फिलहाल बहुत डिटेल में आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि ग्रीष्म अयनांत किस तारीख को होगा, 21 जून को होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य कर्क रेखा पर होगा, और कर्क रेखा पर होने का मतलब है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती पर लंबवत होंगी। और ये इस दिन चलिए हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल मैं आपको चित्र बताना चाहता हूँ। ये जो ग्रीष्म अयनांत है, इस दिन हमारी धरती का सबसे गर्म दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में इस दिनांक को सबसे लंबा दिन भी होता है और सबसे छोटी रात होती है। और इसी दिन ये जो आर्कटिक व्रत और उत्तरी ध्रुव है, देखो ये मैंने बताया 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत है, और ये उत्तरी ध्रुव, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच की हम बातें कर रहे हैं, आर्कटिक व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य की बात। इसी दिन 21 जून की हम बात कर रहे हैं। इसी दिन 24 घंटे का दिन होता है उत्तरी ध्रुव में, इस आर्कटिक व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य में 24 घंटे का दिन, इसको बोलते हैं मध्य रात्रि का सूरज। 21 जून को आर्कटिक व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य जो सूरज है वो 24 घंटे दिखता रहता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं मध्य रात्रि का सूरज। और इस 24 घंटे का सूरज कहां पर सबसे पहले दिखाई देता है? एक देश है नॉर्वे। इस नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूरज भी कहते हैं। हम ये भी कह देते हैं कि कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले सूरज चमकता है, वो नॉर्वे देश है। इस नॉर्वे के अलावा भी और बहुत सारे देश हैं जहां पर 24 घंटे का दिन होता है। इस 21 जून को, 21 जून की बात कर रहे हैं हम। और 24 घंटे का दिन कहाँ होता है? ये आर्कटिक व्रत के मध्य होता है, और जो उत्तरी ध्रुव है उसके मध्य होता है। आर्कटिक व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये बताया। तो नॉर्वे सबसे पहला देश जहां पर 24 घंटे दिन होगा। इस नॉर्वे के अलावा जैसे कि अलास्का यूएसए में है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, डेनमार्क, आइसलैंड, फिर स्वीडन, इन सभी राज्यों में भी, जैसे कि रूस है, फिनलैंड है, इन सभी देशों के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर 24 घंटे दिन होता है। इसको हम बोलते हैं मध्य रात्रि का सूरज। मैंने यहाँ पर सिर्फ नॉर्वे लिखा, नॉर्वे के अलावा भी और बहुत सारे देश हैं, जैसे कि अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, और तुम्हारा फिनलैंड, रूस, स्वीडन, ये सारे देश हैं। इन सभी देशों को यहाँ पर मध्य रात्रि का सूरज कहते हैं, क्योंकि 21 जून को आर्कटिक व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य 24 घंटे का सूरज दिखाई होता है, 24 घंटे सूरज दिखाई देता है। और इसी 21 जून को इसका उल्टा यहाँ पर रहता है। ये जो भूमध्य रेखा के नीचे जो हमारा 66.5 डिग्री का अंटार्कटिक व्रत है और दक्षिणी ध्रुव है, इसके मध्य 24 घंटे की रात होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, मैं अब आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैंने आपको डिटेल में समझाया ग्रीष्म अयनांत किसे कहेंगे, ये किसे कहेंगे, मैंने और यहाँ पर नोट्स बनाकर लिखे हैं। तो आपको 4 चीजें कौन कौन सी याद रखनी है इस चित्र के माध्यम से। एक तो आपको याद रखनी है कि ग्रीष्म अयनांत किस तारीख को होता है, तो ये होता है 21 जून को। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सूर्य है वो कर्क रेखा पर होता है, और 21 जून को हमारा जो सूर्य है उसकी किरणें धरती पर लंबवत आती हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का सबसे गर्म दिन होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि शीत अयनांत किस तारीख को होता है। तो शीत अयनांत होता है, जो शीत अयनांत है वो होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर। उसी प्रकार हमें याद रखना है कि वसंत विषुव कब होगा, तो वसंत विषुव होगा 21 मार्च को, वसंत विषुव। और उसी प्रकार हमें याद रखना है कि शरद विषुव कब होगा, शरद विषुव होगा 23 सितंबर को। तो फ्रेंड्स, ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। ग्रीष्म अयनांत की बात करते हैं। मैंने आपको समझाया ग्रीष्म अयनांत हम जब कहेंगे जब हमारा सूर्य कर्क रेखा पर होगा,
जिसके कारण सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर लंबवत आएंगी। अब हम ये समझ रहे हैं कि ग्रीष्म अयनांत की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बार फिर इसकी डिटी जो तिथि है, डेट है, वो आपके सामने लिखी। ग्रीष्म अयनांत होता है 21 जून को। देखो इस दिन क्या क्या खास बातें होती हैं। पहली खास बात ये होती है कि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। और इसी दिन अर्थात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को ग्रीष्म अयनांत जिसे कहते हैं। और इसी दिन 21 जून को चूंकि जो हमारा सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा अर्थात कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो जो सूर्य की किरणें हैं उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं 90 डिग्री के कोण पर। इसलिए यहां सबसे अधिक गर्मी होती है। आपसे पूछा जाएगा बताइए पृथ्वी का सबसे गर्म दिन 21 जून। ठीक है फ्रेंड्स। और जब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को गर्मी हो रही है तो यहाँ पर शीत जो दक्षिणी गोलार्ध है इसका उल्टा काम हो रहा होगा, यहाँ पर शीत ऋतु होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शीत अयनांत की बात करते हैं। देखो शीत अयनांत कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। इस दिन क्या क्या खास बातें होंगी वो समझ लेते हैं। शीत अयनांत अर्थात 22 दिसंबर को जो हमारा सूर्य है वो मकर रेखा पर अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो है उसके ठीक ऊपर होता है। ये बात मैंने आपको बहुत डिटेल में चित्र बनाकर समझाई, आशा करता हूं कि आपने समझी होगी। तो हमारा सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है और मकर रेखा कहाँ है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर है। चलिए उसके बाद करते हैं इसी 22 दिसंबर को जिसको हम शीत अयनांत कहते हैं, उत्तरी ध्रुव में वर्ष की सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। शीत अयनांत वाले दिन वर्ष की सबसे लंबी रात होगी 22 दिसंबर को और सबसे छोटा दिन होगा। कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम। और ये शीत अयनांत मैंने आपको समझाया कब होगा। चलिए उसके बाद जो सूर्य की किरणें हैं जो 22 दिसंबर है, सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ेंगी क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ही तो है मकर रेखा। भाई मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है तो सूर्य की किरणें भी दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ेंगी, इसलिए वहां गर्मी और उत्तर में सर्दी होगी। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा तो सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये जो 22 दिसंबर है यहाँ पर गर्मी होगी और जो उत्तरी गोलार्ध है इस समय वहां पर सर्दी होगी। और इस दिन से जो 22 दिसंबर है शीत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। तो अब आपको जो अक्षांश है उसका महत्व समझ में आया होगा। जो अक्षांश रेखाएं हम क्यों खींचते हैं पृथ्वी पर? वो इसलिए खींचते हैं ताकि हमें पता चले कि कब शीत ऋतु की शुरुआत होगी, कब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होगी, कौन सा दिन सबसे गर्म होगा, कौन सा दिन सबसे ठंडा होगा, किस दिन 24 घंटे दिन होगा, 24 घंटे रात होगी। ये सारी बातें हमें अक्षांश रेखाओं के माध्यम से पता चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा शीत अयनांत, उसके बाद हम पढ़ते हैं वसंत विषुव जिसको हमने कहा 21 मार्च को होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर 2 बार ठीक उसके ऊपर होता है। एक होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। तो जो वसंत विषुव है, देखो इस दिन सबसे खास बात यह है कि सूर्य 0 डिग्री के ठीक ऊपर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिन और रात है वो दोनों बराबर होंगे। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि बताइए कौन सी तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? तो वो 2 तारीख है। आप कहिएगा 2 तारीख है जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक तो 21 मार्च है और एक 23 सितंबर है। 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। कारण पूछा जाएगा क्यों होते हैं? क्योंकि जो सूर्य है वो भूमध्य अक्षांश पर होता है, ठीक उसके ऊपर होता है। भाई जैसे ये हमारी पृथ्वी है, सपोज ये हमारी पृथ्वी है और ये बीचों बीच हमारा भूमध्य अक्षांश है 0 डिग्री का। तो जब सूर्य इसके ठीक ऊपर होगा तो बताइए जो सूर्य की किरण है, हालांकि 2 बार होगा कुल, ये मैंने 4 बार बना दिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैं इसको 2 ही बार कर देता हूं। हमने ये देखा जो भूमध्य रेखा है उस भूमध्य रेखा पर हमारा सूर्य 2 बार ठीक इसके ऊपर होता है। तो जब सूर्य ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर है तो सूर्य की किरणें बराबर बराबर भागों में बटेंगी, जितनी इधर जाएंगी उतनी इधर जाएंगी। भाई जितनी सूर्य की किरणें इधर जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में उतनी ही दक्षिणी गोलार्ध में भी जाएंगी। तो हमने कह दिया कि दिन और रात दोनों बराबर होंगे। तो वसंत विषुव इसको बोलते हैं 21 मार्च को। इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और दिन और रात दोनों बराबर होंगे 21 मार्च को। और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और इसी दिन से 21 मार्च से दिन थोड़े बड़े होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, शरद विषुव को पढ़ते हैं। शरद विषुव कब होगा? 23 सितंबर को। इस दिन भी हमारा सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो देखो सूर्य पुनः भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, यहाँ पर भी दिन और रात बराबर होंगे और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है 23 सितंबर से और इस दिन रातें लंबी होने लगती हैं। इस दिन के बाद, कौन से दिन के बाद? 23 सितंबर के बाद रातें लंबी होने लगती हैं और इस शरद विषुव को हम पतझड़ भी कहते हैं, आम भाषा में पतझड़।
यहीं से शुरुआत होती है पतझड़ की, 23 सितंबर। फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपको नई बात समझ में आई तो मैंने और आपको समझाने के लिए एक तालिका बनाई है जिसको टेबल बोलते हैं। उस टेबल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमारे बहुत 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 बार पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो मैंने फिगर बना के आपको समझाया, तो आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चीज़ें मुख्य हैं, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा बल दिया है और एक टेबल बनाई है। मैंने अतिरिक्त मेहनत की है इसमें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो देखो, टेबल मैंने बनाई है कि कौन-कौन सी घटनाएँ घटी। तो टोटल 4 घटनाएँ हमारे सामने घटी। एक तो ग्रीष्म अयनांत, एक शीत अयनांत, एक वसंत विषुव और एक शरद विषुव। तो इन चारों घटनाओं में क्या-क्या हुआ, मैंने वही आपको समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से। देखो, पहली ये मैंने ऊपर लिखा घटना, और ये यहाँ पर कौन-सी घटना घटी पहले? पहले घटी हमारे पास ग्रीष्म अयनांत, अर्थात ग्रीष्म अयनांत हुआ। ये ग्रीष्म अयनांत कब होगा? 21 जून को होगा। देखो, इसकी तारीख यहाँ पर मैंने लिखी, ये ग्रीष्म अयनांत है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 21 जून को होगा। 21 जून का दिन कहलाएगा ग्रीष्म अयनांत। और ये क्यों होगा? क्योंकि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो उत्तर में है 23.5 डिग्री, हमारा सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होगा, इसलिए इसको कहा ग्रीष्म अयनांत। और इस ग्रीष्म अयनांत के दिन जो हमारा सबसे लंबा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटी रात होगी, और इसको गर्मी की शुरुआत माना जाता है, या गर्मी, सबसे भयंकर गर्मी होती है। शुरुआत तो नहीं माना जाता, गर्मी का पीक होता है। तो ये हुआ हमारे पास ग्रीष्म अयनांत। बताइए, ये बात किसको नहीं समझ में आई? 21 जून को होता है, क्यों होता है? क्योंकि सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिसके कारण सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटना नंबर 2, वो है शीत अयनांत। ये कब होता है? ये 21 दिसंबर को होता है। कहीं कहीं इसको 22 दिसंबर भी लिखा जाता है। चलिए आप इसको 22 ही लिख लीजिए। 21 और 22 दोनों में इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, तो आप यहाँ पर 22 ही करिए, इसको 21 छोड़िए, इसको आप कर लीजिए 22 दिसंबर। तो जो शीत अयनांत है वो 22 दिसंबर को होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य है वो कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा कहाँ है? वो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है। और इस शीत अयनांत वाले दिन सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है, और यहाँ से हमारी शीत अर्थात सर्दी मानी जाती है। उसके बाद जो हमारी घटना नंबर 30 है, वो तीसरी है, वो क्या है? वसंत विषुव। तो ये वसंत विषुव कब होता है? ये होता है 21 मार्च को। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। और इस दिन क्या खास बात होती है? इस दिन खास बात ये होती है कि जो सूर्य है भूमध्य रेखा पर अवस्थित होता है, ठीक भूमध्य रेखा पर होता है, और दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, और इसको बोलते हैं वसंत विषुव। और जो लास्ट वाली घटना वो कहलाती है शरद विषुव, जिसको बोलते हैं पतझड़। ये 23 सितंबर को होता है, और इस दिन भी हमारा सूर्य पुनः जो भूमध्य रेखा उस पर अवस्थित होता है। यहाँ पर भी दिन और रात बराबर होते हैं, और यहाँ से शरद अर्थात पतझड़ की शुरुआत मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बहुत मुख्य बात थी, मैंने इसको बहुत जोर देकर समझाया। यहाँ से आपके प्रश्न बनने ही बनने हैं अक्षांश और देशांतर से। ग्रीष्मायनांत, शीतायनांत, वसंत विषुव, शरद विषुव, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं 6 महादिन और 6 महारात की अवधारणा क्या है। 6 महादिन और 6 महारात कहाँ होगी, कैसे होगी? देखो, ये 6 महादिन और 6 महारात भी जो हमारा, जहां पर 24 घंटे दिन और 24 घंटे रात की अवधारणा थी, वहां पर 24 घंटे के अलावा 6 महीने दिन भी होता है और 6 महीने रात भी होती है। आप सोच रहे होंगे कैसे होगी, तो चलिए समझते हैं। देखो, मैं एक चित्र अगर आपको बनाकर दिखाना चाहूं, एक चित्र अगर मैं आपको बताना चाहूं बनाकर, तो देखो मैंने यहाँ पर बनाया, ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। इस हमारी पृथ्वी को मैंने आपको बार बार बताया, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश के माध्यम से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 भागों में बांट दिया। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। ये मैंने आपको बार बार बोला कि हम इसको पूरे भूगोल में पढ़ते रहेंगे। जब जब पृथ्वी की बात आएगी तो हम तुरंत एक भूमध्य रेखा खींच देंगे, जिसको 0 डिग्री अक्षांश पर खींचा गया है। इसको भूमध्य अक्षांश भी मानते हैं, इसको विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, इसी को इक्वेटर कहते हैं। तो ये हमारे 2 ध्रुव बन गए, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। हम समझ रहे हैं कि 6 महादिन और 6 महारात कब कब होगा। तो देखो, मैंने आपको बताया, जो हमारा सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर 2 तिथि होती है, जब भूमध्य रेखा पर बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा ये हमारा क्या है? ये हमारा भूमध्य अक्षांश है। तो इस भूमध्य अक्षांश पर सूर्य 2 तारीख ऐसी होती है जब ठीक इसके ऊपर अवस्थित होता है। वो 2 तारीख कौन कौन सी होती है, मैंने आपको बताया अभी। वो 2 तारीख कौन कौन सी होती है? वो 2 तारीख होती है, एक तो होती है 21 मार्च। एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं ताकि आपको और अच्छे से
समझा पाऊं मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो वो 2 तारीख होती है, एक तो होती है 21 मार्च और दूसरी तारीख होती है 23 सितंबर। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई, पहले तो ये बताइए। हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पर 2 तारीखों को इसके ठीक ऊपर अवस्थित होता है। एक तो वो होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ, ये जो 21 मार्च है, इस 21 मार्च से इस 23 सितंबर तक, 21 मार्च से, ध्यान से सुनिएगा, 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो हमारा सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात जो आर्कटिक वृत्त है और जो उत्तरी गोलार्ध है 90 डिग्री अक्षांश, उसके मध्य में 6 माह तक लगातार चमकता रहता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक यहां पर उत्तरी गोलार्ध में 6 माह लगातार दिन होता है। 6 माह का दिन कहाँ होता है? इस पूरे गोलार्ध में नहीं होगा। जो हमारा आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री का और जो 90 डिग्री का वृत्त है उसके मध्य में। देखो जैसे यहाँ पर हमारे 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश है जिस पर हमारी कर्क रेखा है, और ये हमारा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिस पर हमारा आर्कटिक वृत्त है। तो ये जो हमारा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव की हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं पृथ्वी के जहां पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। और ये 6 महीने का दिन कहां से कहां तक माना जाएगा? 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? उसी तरह अगर हम इधर दक्षिणी ध्रुव की बात करें, भाई इसका उल्टा हो रहा होगा। अगर यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन है, तो ये जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, इन्हीं अक्षांशों के मध्य, देखो यहाँ पर ये हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जिस पर मकर रेखा है, और ये हमारा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जिस पर हमारा अंटार्कटिका वृत्त है। तो इस अंटार्कटिका वृत्त और इस दक्षिणी ध्रुव के मध्य कुछ स्थान ऐसे हैं हमारी पृथ्वी के जहां पर लगातार 6 महीने रात होती है। तो इस तारीख को, ये जो 21 मार्च और से लेकर 23 सितंबर है, इस 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव में लगातार 6 महीने का दिन हो रहा होगा। और इसी 21 मार्च और 23 सितंबर तक ये जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर रात हो रही होगी। भाई अगर यहाँ पर दिन है उत्तरी ध्रुव में, तो दक्षिणी ध्रुव में रात होगी। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। देखो उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा कि जो हमारा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। हाँ चलिए, अब इसका उल्टा ये है कि जो 23 सितंबर है, इस 23 सितंबर से 21 मार्च तक, ध्यान से सुनिएगा, 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, यहां पर लगातार 6 माह का दिन होगा। 6 माह दिन। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? और जब यहाँ 6 माह दिन होगा तो ऊपर 6 माह रात होगी उत्तरी गोलार्ध में। तो ये आपको 2 तारीख याद रखनी होगी, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में लगातार 6 महीने का दिन होता है। और जब उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात होगी, इसी तारीख को 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में। और इसका उल्टा, 23 सितंबर से 21 मार्च की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने का दिन होगा, और उत्तरी ध्रुव में इसका उल्टा काम हो रहा होगा, 6 महीने रात हो रही होगी 23 मार्च से 21 मार्च के बीच में। तो फ्रेंड्स बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? मैंने बहुत इत्मीनान से फिगर बना बनाकर आपको समझाई है। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से कह देता हूं, आपको बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं जो हमारी 6 माह और 6 माह रात और 6 माह दिन की अवधारणा है, वो कब कब होता है, क्यों होता है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। शायद फ्रेंड्स आपको कुछ समझने में समस्या हो रही होगी, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करता हूँ कि साइड में हो जाऊं। बिल्कुल, अब आप देखो, थोड़ा सा चित्र साफ देख पा रहे होंगे। तो देखो, ये जो 6 माह दिन और 6 माह रात है, हमने अभी पढ़ा, जो हमारी भूमध्य रेखा है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ये इस पर सूर्य 2 बार वर्ष में 2 बार इसके ठीक ऊपर आता है। एक तो 21 मार्च को आता है और एक 23 सितंबर को आता है। तो इस 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये आर्कटिक वृत्त, और जो 90 डिग्री है उत्तरी ध्रुव के कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक उत्तरी ध्रुव में लगातार 6 माह का दिन होता है? तो आप कहिएगा 21 मार्च से 23 सितंबर तक। और इसका उल्टा, दक्षिणी ध्रुव में 21 मार्च से 23 सितंबर तक रात होती है। और बात करें दक्षिण ध्रुव में दिन कब होगा, तो 23 सितंबर से 21 मार्च लगातार 6 महीने का दिन होगा।
और इसका उल्टा उत्तरी ध्रुव में 23 सितंबर से 21 मार्च लगातार 6 महीने रात होगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपने ये बात बहुत अच्छे से समझी होगी। चलिए, अब मैंने और आपको डिटेल में नोट्स दिए हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मुख्य है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने अतिरिक्त मेहनत इसमें की है, ताकि आपको सब कुछ डिटेल में इसी क्लास में मिले, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, 6 माह दिन और 6 माह रात का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। देखो, यह घटना कहाँ घटित होती है, आप थोड़ी सी समझ लेते हैं। देखो, यह विशेष खगोलीय घटना केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। कौन कौन से ध्रुवीय क्षेत्र? जैसे कि उत्तर में हम बात करें तो यहाँ पर ये होती है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक क्षेत्र हम कहते हैं इसको, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के कुछ ऊपर में, मतलब 90 डिग्री से नीचे 66.5 डिग्री से ऊपर, इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव में ये घटना कहाँ घटती है? दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक क्षेत्र जो होता है हमारा, यहाँ पर मैंने आपको समझाया पहले ही, यहाँ पर हमारी पृथ्वी का कुछ क्षेत्र होता है जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। इसके बात करते हैं मुख्य कारण की क्यों होता है ऐसा। तो देखो, इसका पहला कारण तो ये है भाई, 6 महीने रात 6 महीने दिन का कारण क्या है? इसका पहला कारण तो यह है कि जो पृथ्वी का झुकाव है, जिसको अर्थ टिल्ट बोलते हैं, पहला कारण है पृथ्वी का झुकाव, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये बात हमने पिछली क्लास में समझी थी। तो एक कारण तो यह है, आपसे कभी कभी कारण भी पूछा जाता है कि बताइए उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जो लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण तो होगा पृथ्वी का झुकाव। जैसे कि हम जानते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और दूसरा कारण होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। और हमने समझा था पिछली क्लास में कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, जिसको हमने बोल दिया 365 से ही 1/4 दिन, जिसको हम बोलते हैं 365 दिन 6 घंटे। तो ये दो मुख्य कारण हैं जो हमारे ध्रुव हैं, उन पर 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने लगातार रात होती है। हमने पहले भी समझा था पहली क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इन दोनों कारणों से जो ध्रुवीय क्षेत्र में एक बार दिन निकलता है और वहां लगातार लगभग 6 माह तक दिन ही रहता है, और फिर एक बार रात होती है तो वह लगभग 6 माह तक रात ही रहती है। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, अगर आपने थोड़ा बहुत मेरी बात ध्यान से सुनी होगी कल की पिछली क्लास में और आज की क्लास में। वो बात यह है कि मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बांटी गई है, जिसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कौन कौन से महाद्वीप है? देखो, मैंने आपके सामने यहाँ पर चित्र निकाल के रखे हैं। देखो, हम अगर पृथ्वी के ये 7 महाद्वीपों की बात करें, हालांकि नंबर किसी को भी पहला दूसरा तीसरा दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, चलिए मैंने इसको 1 नंबर दे दिया। दक्षिणी अमेरिका है 2 नंबर, ये हमारा यूरोप, और ये हमारा फिर एशिया इधर, और ये इधर अफ्रीका है, और इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये इधर हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने पिछली क्लास में ये बताया था, ये जो हमारा पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये पूरा यहाँ पर कई कई किलोमीटर की परत बर्फ की जमी हुई है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि जब यहाँ पर बर्फ जमा हुआ है और यहाँ पर 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है, 6 महीने दिन कब होता है? 6 महीने दिन होता है 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि जब यहाँ लगातार 6 महीने दिन हो रहा है, तो ये बर्फ क्यों नहीं पिघलती? भाई, आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, अगर आप थोड़े से जिज्ञासु हो। मैंने आपको कल भी बताया था, हमारी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया, उनमें से एक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है, और ये सबसे बड़ा पृथ्वी का बंजर है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान किसे कहते हैं? जहां पर पेड़ पौधे ना हो, जहां पर जीवन ना हो, उसको रेगिस्तान कहते हैं। हमारी एक अवधारणा बन गई है कि रेगिस्तान उसे ही कहेंगे जहां पर रेत होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रेगिस्तान उसे कहेंगे जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते, जहां पर जीवन नहीं होता। तो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस पूरे महाद्वीप पर कई कई किलोमीटर की परतें जमी हुई है बर्फ की। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमने ये पढ़ा कि 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में इस अंटार्कटिका, अर्थात पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है, हुआ ये दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री, यहाँ पर लगातार 6 महीने रात होगी, 6 महीने दिन होगा। तो जब यहाँ पर लगातार 6 महीने का दिन होगा तो ये बर्फ क्यों नहीं पिघलती? आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए था। तो देखो, इसके दो कारण है क्यों नहीं पिघलती। पहला कारण तो ये है कि यहाँ पर जो हमारा सूर्य है, सपोज मैं यहाँ पर सूर्य है, इसको बनाने की कोशिश करता हूं, तो इसकी किरणें यहाँ पर तिरछी जाती हैं, ऐसे सीधी नहीं पहुंच पाती हैं, और तिरछी होने के कारण जो हमारा धूप है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है, बस ये है कि दिन रहता है। एक कारण तो ये है। और दूसरा कारण, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पूरी पूरी पृथ्वी वायुमंडल से घिरी हुई है, और ये अंतिम छोर है जो हमारे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, ये हमारी पृथ्वी के अंतिम छोर है कि नहीं है। तो यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंचते पहुंचते जब ये पूरा वायुमंडल है, यहाँ पर होके जब प्रकाश हमारा जाएगा वायुमंडल से, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो सूर्य की किरण है इस वायुमंडल में ही कहीं क्षीण हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमारी किरणें भी डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती हैं, वो वातावरण में ही क्षीण हो जाती हैं, जिसके कारण जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी बर्फ नहीं पिघल पाती है, भले ही वहां पर 6 महीने लगातार दिन हो। तो फ्रेंड्स, यही मैं बात आपको समझाना चाह रहा था कि आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए था, पर चलिए, आया भी होगा तो मैंने आपकी मन की इच्छा सुन ली है और उसका मैंने जवाब दे दिया है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच पाती है, और दूसरा कारण ये है कि हमारी पृथ्वी पर वातावरण है, वायुमंडल है, उस वायुमंडल में ही हमारी जो सूर्य की किरणें वो क्षीण हो जाती है। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो हमने समझ लिया है मुख्य कारण क्या है। अब देखो, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन कब होगा ये समझ लेते हैं। हालांकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पर फिर भी आपको एक नोट्स देना मेरा धर्म है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फुल गारंटी के साथ कि आपको प्रश्न में, आपको एग्जाम में यहाँ से बाहर कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं जाने वाला आपके एग्जाम में। तो उसी दावे को पूरा करने के लिए मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप बैठकर अपने नोट्स बनाते रहें। तो देखो, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन कब होगा, इस बारे में बात करें तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। एक बार लिख के भी समझाया है कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक, जिसको बोलते हैं वसंत विषुव से शरद विषुव तक, क्योंकि 21 मार्च को वसंत विषुव होगा और 23 सितंबर को शरद विषुव होगा। तो इन दोनों तारीखों के बीच में जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, वहां पर लगातार 6 महीने दिन होगा। इस दौरान उत्तरी ध्रुव पर लगातार सूरज दिखाई देता है। इसका मतलब हुआ कि लगातार 6 महीने दिन होगा। और अगर हम उत्तरी ध्रुव की ही बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने रात कब होगी, इसका उल्टा कर दीजिए। 23 सितंबर से 21 मार्च तक लगातार रात होगी। और बिल्कुल जो दक्षिणी ध्रुव है, उस पर यहाँ पर उल्टी बातें होंगी। दक्षिणी ध्रुव मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूं। दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव को लेकर यहाँ पर देखो 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार 6 महीने दिन है। तो यहाँ लगातार 6 महीने रात होगी कि नहीं, इसी सेम तारीख को 21 मार्च से 23 सितंबर तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। और जब यहाँ 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने की रात होगी, तो यहाँ पर लगातार 6 महीने का दिन होगा। जो घटना उत्तरी ध्रुव में घट रही है उसका उल्टा दक्षिणी ध्रुव में घटेगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है, आपको पूरी बात समझ में आई होगी। देखो, अगर अभी भी नहीं आई तो मैंने फिर एक टेबल आपको बनाकर दी है, ताकि आप समझ पाओ कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, आपके एग्जाम की दृष्टि से कितनी मुख्य चीज है ये। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये नोट्स आपके लिए स्पेशल तैयार किए हैं, और इनमें बहुत ज्यादा टाइम मैंने दिया है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर न जाए। आप जब परीक्षा से निकल कर आए तो आप सारे प्रश्नों को आसानी से करके आए। देखो, यहाँ पर मैंने लिखी अवधि, अर्थात तारीख 21 मार्च से 23 सितंबर, और यहाँ पर 6 दिन उत्तरी ध्रुव की हम बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर ध्यान देना, उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है। 21 मार्च से 23 सितंबर के दिन उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा, और दक्षिण ध्रुव की बात करें तो यहाँ पर 6 महीने रात होगी। उसी प्रकार ये जो हमारे पास 23 सितंबर है और 21 मार्च के बीच की हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने की रात होगी, और दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होगा। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि आपने अब ये सारी बातें समझ ली होंगी। अगर अभी भी नहीं समझी है तो एक एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं महत्वपूर्ण तथ्य अक्षांशों के बारे में। तो देखो, ये जो घटना हमारी घटी है 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाली, महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में ये है कि यह घटना केवल और केवल जो हमारे 66.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर की घटना होती है, जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया, बहुत इत्मीनान से समझाया कि हमारी पृथ्वी के 7 प्रमुख अक्षांश होते हैं। उसमें एक 0 डिग्री वाला है, दूसरा ये उत्तर में 23.5 डिग्री वाला, तीसरा उत्तर में 66.5 डिग्री वाला, और चौथा ये 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में है। उसी प्रकार ये इधर हमारा 23.5 डिग्री मकर रेखा पर, जिसको दक्षिण दक्षिण में बोलते हैं, फिर 66.5 डिग्री दक्षिण में, और ये फिर 90 डिग्री दक्षिण में। तो ये जो 6 महीने दिन और 6 महीने रात की घटना घटती है, ये केवल और केवल जो हमारे 66.5 डिग्री के अक्षांश है उनके ऊपर, अर्थात दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर घटना घटती है, और उत्तरी ध्रुव की बात करें तो 66.5 डिग्री के ऊपर यहाँ पर कहीं पर ये घटना घटती है, अर्थात 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। देखो, इसकी घटना के कारण क्या है, मैंने आपको बताया प्रमुख दो कारण है। एक तो पृथ्वी झुकी हुई है अपनी धरा पर, अपनी धुरी पर, और दूसरा कारण ये है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं देशांतर पर। ये हमने अक्षांश को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखो, देशांतर रेखाएं क्या है, इनको समझते हैं। देशांतर रेखाएं, चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि आज भी हमारी क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इनको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि देशांतर रेखाएं कहते किसे हैं। जी बिल्कुल। देखो, देशांतर रेखाएं, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, देशांतर और काल्पनिक दोनों, देशांतर और अक्षांश दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। लेकिन एक बार फिर से, देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर जोड़ती हैं।
कैसे, अभी हम बात करेंगे। ये रेखाएं धरती के दो ध्रुवों अर्थात नॉर्थ पोल जिसको दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और साउथ पोल जिसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, दोनों को जोड़ती हैं। कैसे जोड़ेगी अभी मैं बात बताऊंगा आपको। उसके बाद इन रेखाओं की सहायता से पूर्व और पश्चिम स्थिति ज्ञात की जाती है। पूर्व और पश्चिम स्थिति ज्ञात की जाती है। कैसे, अभी हम बातें करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और अक्षांश में बताना भूल गया हूं, मुझे याद आई है, आप कहीं नोट कर लीजिए। ये जो हमारी अक्षांश है, ये जो हमने पृथ्वी के अक्षांश बनाए हैं, टोटल 181 अक्षांश है। यहाँ पर जो हमने अक्षांश बनाए थे शुरू में, ये रहा, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, हमने लिखा कि पृथ्वी के कुल 100 अक्षांश 121 है कुल अक्षांश। तो आप ये बात नोट कर लीजिए, हर अक्षांश के बीच की दूरी जो होती है लगभग लगभग, ये लगभग लगभग है 111 किलोमीटर होती है। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी लगभग लगभग 111 किलोमीटर होती है। और थोड़ी सी एक बात और नोट कर लीजिए, जो हमारा भूमध्य रेखा है उसके आसपास ये दूरी 111 किलोमीटर से कुछ कम होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये दूरी 111 किलोमीटर से कुछ अधिक हो जाती है। एवरेज की बात करें, औसत, तो प्रत्येक अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। बस ये बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये जो हमने लिखी है ना, कुल 181 अक्षांश होते हैं, तो प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी लगभग लगभग 111 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, ये दूरी हमारी 111 से कुछ बढ़ती चली जाती है। जैसे कि इस वाले अक्षांश की बात करें, ये यहाँ पर दूरी 111 किलोमीटर है, यहाँ पर भी 111 किलोमीटर है, लेकिन आगे जैसे हम बढ़ेंगे अगले वाली उसमें, तो यहाँ पर 111 से कुछ अधिक हो जाएगी, यहाँ पर और कुछ अधिक हो जाएगी। उसका कारण क्यों है, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी जो पृथ्वी की आकृति है वो जियोइड है। लघ्वाक्ष, हिंदी में बोलते हैं जियोइड को, लघ्वाक्ष। तो इसका प्रमुख कारण है कि हमारी पृथ्वी की जो आकृति है उसके कारण ऐसा होता है। क्यों होता है? देखो, मैं आपको समझाना चाहूं तो चित्र हमारे सामने है, आप ध्यान से देखो। कौन से चित्र में बताना चाहूं मैं आपको, जो हमारे अक्षांश, हाँ देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, एक चीज को समझने का प्रयास करना कि जो हमारी रेखाएं हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, सपोज ये हमारा 0 डिग्री है, सपोज क्या है ही है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो इस 0 डिग्री अक्षांश को आप यहाँ नीचे देखो, चलो, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अक्षांश है, इसके बीच की दूरी देखो, और फिर यहाँ से यहाँ तक की देखो, दूसरा अक्षांश यहाँ है, तो कुछ लंबाई बढ़ती नजर आ रही है आपको। और फिर यहाँ से देखो, जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर जाएंगे तो और लंबाई बढ़ेगी। तो ये पृथ्वी की जो लघ्वाक्ष आकृति है, लघ्वाक्ष मतलब जियोइड, इस जियोइड आकृति के कारण जो हमारे अक्षांश है उनके बीच की दूरी जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। लेकिन औसतन हम बात करें तो 111 किलोमीटर दूरी होती है हर अक्षांश के मध्य। लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे ये दूरी बढ़ती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा अक्षांश हुआ कंप्लीट। आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ रहे थे देशांतर। तो देखो, देशांतर के बारे में पढ़ा, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जोड़ती है पृथ्वी को, और धरती के जो दो ध्रुव हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनको आपस में जोड़ती है। और इन रेखाओं की सहायता से पूर्व और पश्चिम की स्थिति ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं अभी बात करेंगे। देखो, जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक पृथ्वी बनाता हूँ, ये हमारी एक पृथ्वी बनी, और इस पृथ्वी को हमने एक 0 डिग्री देशांतर खींच दिया बीचों बीच। जैसे हमने बीच यहाँ पर खींचा था भूमध्य रेखा का 0 डिग्री देशांत अक्षांश, ऐसे हमने यहाँ पर पृथ्वी का एक 0 डिग्री देशांतर खींचा, जो कि एक स्थान है लंदन में, ग्रीनविच, वहां से ये शुरुआत करेगी इस 0 डिग्री देशांतर की, वहां से खींचा गया। और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे आगे की क्लास में। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि देशांतर किसे कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी का 0 डिग्री देशांतर है। अब जब ये 0 डिग्री देशांतर हमारी पृथ्वी का है, तो मैंने आपको ये बताया कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को आपस में जोड़ता है। पॉइंट नंबर 2 की आप बात करिए, तो देखो ये उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर, और ये हमारा नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो ये 0 डिग्री के बाद अब जो हमारे अगले अक्षांश खींचे जाएंगे 1 डिग्री वाला, वो इस टाइप से खींचा जाएगा कुछ। ये हमारा 1 डिग्री वाला अक्षांश हुआ, फिर उसके बाद ये 2 डिग्री वाला हुआ, ऐसे कर करके ये हमारे टोटल अक्षांश हो जाएंगे। इस टाइप से हमारे अक्षांश खींचे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका क्या फायदा होगा खींचने का, अभी हम बातें करेंगे एक एक करके। तो देखो, प्रत्येक अक्षांश उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ रहा है या नहीं। तो इसलिए हमने लिखा कि जो ये रेखाएं हैं वो धरती के दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ती है। अब बात करते हैं ये टोटल कितने होते हैं। देखो, अगर कोई सर्किल होता है, मैं आपको बताना चाहूं, तो वो सर्किल 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। वो सर्किल अपने आप में 360 डिग्री का होता है। तो हमारी पृथ्वी भी एक सर्किल है, जियोइड आकृति है, लेकिन है तो एक सर्किल, गोलाकार है, पर गोलाकार से कुछ ऐसा मान है, लेकिन उसको फिलहाल एक सर्किल मान लेते हैं। तो प्रत्येक सर्किल 360 डिग्री का होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए,
अच्छा, अगर हम इसकी दिशाओं की बात करें, जो हमने 0 डिग्री देशांतर खींचा है, ये इधर कौन सी दिशा होगी 0 डिग्री देशांतर के इधर? ये पूर्व दिशा होगी जिसको ईस्ट बोलेंगे, और 0 डिग्री देशांतर के इधर ये पश्चिम दिशा होगी जिसको वेस्ट बोलेंगे। तो टोटल हमने ये बीचों बीच एक 0 डिग्री का अक्षांश खींच दिया है, 180 का इसके ठीक पीछे होगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 360। मैं यही आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि जो पूरा सर्किल होता है, वृत्त होता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो वो 360 कौन-कौन से होंगे? देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं देशांतर की संख्या कितनी होगी, देशांतरों की संख्या। तो कुल संख्या देशांतरों की होती है 360। कौन-कौन सी होती है? देखो, एक देशांतर तो हमारा होता है 0 डिग्री वाला, एक तो हो गया 0 डिग्री वाला। और जो 179 अक्षांश देशांतर है हमारे, वो वेस्ट दिशा में अर्थात पश्चिम दिशा में होंगे, 1 डिग्री से लेकर 179 तक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक वेस्ट में। यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर आप लिख सकते हो पश्चिम में। और उसी तरह से जो हमारे 179 अक्षांश देशांतर होंगे, वो भी 179 होंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक होंगे? ये हमारे 1 डिग्री से 179 डिग्री तक पूर्व दिशा में होंगे। तो बताइए, ये 1 डिग्री से 179 डिग्री तक पूर्व दिशा में है, इसको आप ईस्ट बोल दीजिए और इसको आप वेस्ट बोल दीजिए। और एक अक्षांश और हमारा होता है, वो होता है 180 डिग्री वाला, जो कि ठीक 0 डिग्री के पीछे होता है। तो एक अक्षांश हमारा होगा 180 डिग्री वाला। तो ये टोटल 360 अक्षांश नहीं, सॉरी, मैं बार बार अक्षांश बोल रहा हूँ, देशांतर हम पढ़ रहे हैं। ये टोटल 360 देशांतर हमारे होते हैं। आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए देशांतरों की संख्या कितनी होती है? तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कहिएगा 360 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो एक 0 डिग्री वाला देशांतर होता है, एक 180 वाला होता है, और बाकी के 179 देशांतर हमारे पश्चिम दिशा में होते हैं, 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में। और उसी तरह 180 देशांतर, 179 देशांतर हमारे पूर्व दिशा में होते हैं, 0 डिग्री से पूर्व में। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पृथ्वी को एक 0 डिग्री भूमध्य अक्षांश के माध्यम से बांट लिया था। हम ऊपर की ओर गए थे तो 90 अक्षांश इधर मिले थे, 90 अक्षांश इधर मिले थे, और एक अक्षांश ये था। टोटल अक्षांश 181 थे। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं देशांतर, तो फिर से हमने पृथ्वी को ऐसे 0 डिग्री खींच दिया बीचों बीच पृथ्वी के। तो 179 अक्षांश इधर मिलेंगे, 179 अक्षांश इधर मिलेंगे, और एक अक्षांश ये है 0 डिग्री वाला, और इसके ठीक पीछे एक अक्षांश और होता है 180 डिग्री वाला। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो टोटल, फिर से मैं अक्षांश बोल रहा हूँ, जो हमारे पास टोटल देशांतर है उनकी संख्या आ जाएगी 360। क्योंकि हमने पहले अक्षांश पढ़ा है तो बार बार अक्षांश निकल रहा है मुंह से। देशांतर हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे जो देशांतर है वो टोटल 360। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस देशांतर के बारे में और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये देशांतर मैंने आपको बताया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्रधान देशांतर। कौन सा होता है प्रधान देशांतर? ये जो हमारा 0 डिग्री का देशांतर है, इसको बोलते हैं प्रधान देशांतर, अर्थात प्राइम मेरिडियन। ये कहां से खींचा गया है फ्रेंड्स? ये खींचा गया है लंदन में, एक जगह है, एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच। उस स्थान से हमारे इस प्राइम मेरिडियन अर्थात 0 डिग्री देशांतर को खींचा गया है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि बताइए 0 डिग्री देशांतर कहां से खींचा गया है? तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच अर्थात लंदन से होकर गुजरता है। और इसको क्या बोलते हैं? समय निर्धारण की आधार रेखा माना जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अर्थात अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। हम पढ़ेंगे आगे जरूर, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से देशों से निकलती है, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम देशांतर पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये मुख्य देशांतर है 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच अर्थात लंदन से गुजरता है। और ये समय निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण देशांतर माना गया है। और इसके आधार पर जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको बोलते हैं जीएमटी, वो तय किया जाता है देशांतर के आधार पर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है देशांतर के बारे में, ये 3-4 प्रश्न बन सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरता है? तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच लंदन से गुजरता है। इसका क्या मुख्य कारण है, मतलब क्या मुख्य कार्य है? तो समय निर्धारण इसी के आधार पर होता है। और इससे जो हमारे बात, जो इसके आधार पर जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसको जीएमटी बोलते हैं, वो तय होता है। अब देखो फ्रेंड्स, अब हमारी काम की चीज आ गई। जब हम किसी की लोकेशन निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, देखो उसके बारे में समझते हैं। जब हम लोकेशन निकालते हैं तो लोकेशन निकालने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। समय और देशांतर। इस देशांतर के माध्यम से हम कैसे पता करेंगे लोकेशन का किसी की? तो देखो, हमने ये सीखा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूम रही है, और एक चक्कर जो अपनी घूर्णन गति कर रही है
वो 24 घंटे पूरा कर लेती है पृथ्वी। तो मुझे ये बताइए, ये जो 24 घंटे हैं, चलिए थोड़ा-सा मैथ में पहुँचते हैं। ये जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में कितनी मिनट होगी अगर मैं इसको मिनट में बदलना चाहूँ तो? इसको 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो जब तुम 24 गुणा 60 करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो, छ चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 16 और 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। तो हमारे पास 24 घंटे में कुल 1440 मिनट हुए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अभी आप समझोगे। मैं थोड़ा-सा इसको साफ करके लिख देता हूँ। तो 24 घंटे में हमारे पास कितने मिनट हुए? 1440। अब हमारे पास 24 घंटे में 1440 मिनट हैं, इसको आप मिनट लिख लीजिए। और टोटल हमारे पास देशांतर कितने हैं? 360 है। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि 1 डिग्री देशांतर से कितने मिनट, मतलब 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का हमारे पास निकल कर आएगा। तो जब हम 1440 को 360 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। अब इसका क्या फायदा हुआ, बस ये आप समझ लीजिए और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो, फिर से मैं एक बार आपको रिकैप कर दे देता हूं कि हमने पढ़ा देशांतर टोटल होते हैं 360। एक 0 डिग्री वाला देशांतर होता है जो कि ग्रीनविच अर्थात लंदन से गुजरता है, जिससे जीएमटी तय होता है, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 360 में एक देशांतर 0 डिग्री वाला, और जो 179 देशांतर है वो पश्चिम दिशा में, और 179 देशांतर पूर्व दिशा में, और एक देशांतर 180 डिग्री वाला। चारों को जोड़ेंगे तो 360 हमारे पास देशांतर है। तो हमने ये पता करा हमारी पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है अपनी धुरी पर, वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो 24 घंटे को हमने मिनट में बदल दिया, हमारे पास आई 1440 मिनट। ये 24 घंटे में टोटल 1440 मिनट होते हैं। इस 1440 मिनट को जब हमने 360 से भाग किया तो हमारे पास आया 4 मिनट। इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा, हमने क्यों समझा ये। देखो, हमने ये समझा इसलिए कि अगर सपोज हमारा जो 0 डिग्री देशांतर है, मैं एक बार यहाँ पर इसका एक चित्र आपको बनाना समझाना चाहता हूँ। ये हमारे पास हमारी पृथ्वी है और इसका ये मैंने 0 डिग्री देशांतर बनाया। ये 0 डिग्री देशांतर है। सपोज कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है 0 डिग्री देशांतर पर, और अभी जो समय हो रहा है, अभी समय सपोज 12 बज रहे हैं दोपहर के। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दोपहर के 12 बजे कोई व्यक्ति 0 डिग्री देशांतर पर बैठा है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर पर बैठा है, और वो तुरंत यहाँ पर खिसक जाता है 1 डिग्री पश्चिम में। ये पश्चिम, देखो मैंने आपको बताया ये इधर 0 डिग्री से इधर ये पश्चिम है अर्थात वेस्ट, और 0 डिग्री से इधर ये पूर्व है अर्थात पूर्व को क्या बोलेंगे, ईस्ट। तो अगर आप इस 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाओगे तो समय आगे हो जाएगा। जैसे 1 डिग्री आप आगे गुजरे भाई, जैसे 0 डिग्री पे आप बैठे हो, यहाँ से 1 डिग्री आगे घूम गए, इस 1 डिग्री पर आप चले गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 मिनट आगे चले गए। आपका जो समय होगा यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर पर, वो 12 बजकर 4 मिनट हो रहे होंगे, क्योंकि अभी 0 डिग्री देशांतर पर जो समय है वो 12 बज रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप पूर्व दिशा में जाओगे आगे की ओर तो समय बढ़ जाएगा, और पीछे जाओगे पश्चिम दिशा में तो समय कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 1 डिग्री अगर आप आगे बढ़ोगे 1 डिग्री तो 4 मिनट समय आगे हो जाएगा, और अगर 2 डिग्री आगे बढ़ोगे तो 8 मिनट समय आगे हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ 0 डिग्री पर बैठा है, अभी समय 12 बज रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति यहाँ पूर्व में 1 डिग्री आगे आ गया तो यहाँ पर समय हो जाएगा 12 बजकर 4 मिनट। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर 2 डिग्री आगे खिसक गया तो बताइए 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 2 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 8 मिनट होंगे। तो यहाँ पर समय हो जाएगा 12 बजकर 8 मिनट। तो अगर पूरब की साइड में तुम जाओगे देशांतर पर तो हमारा समय बढ़ता चला जाता है, और अगर पश्चिम दिशा में तुम जाओगे तो समय घटता चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ 0 डिग्री पर बैठा है, यहाँ पर समय 12 बज रहे हैं, और वो व्यक्ति यहाँ पर पश्चिम दिशा में आ गया 5 डिग्री पर। सपोज मैंने यहाँ पर ये 5 डिग्री लिख दिया पश्चिम दिशा में, वेस्ट में, ये 5 डिग्री वेस्ट। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 5 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 5 डिग्री में 5 गुणा 4 करोगे तो 20 मिनट होंगे। तो जो अभी 12 बज रहे हैं 0 डिग्री देशांतर पर, यहाँ पर 20 मिनट कम हो जाएंगे। तो 5 डिग्री पर जो समय हो रहा होगा वो 11 बजकर 40 मिनट हो रहे होंगे, क्योंकि 20 मिनट पीछे आ गया समय। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास देशांतर है, ये समय निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और
इन दोनों के माध्यम से, जो अक्षांश रेखा है और जो देशांतर रेखा है, दोनों के माध्यम से हम किसी की लोकेशन का पता करते हैं। तो अभी हम फिलहाल समय की गणना कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो 0 डिग्री देशांतर है वहां पर समय अभी 12 बज रहा है सपोज। अगर हम 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाएंगे तो हमारा समय बढ़ता चला जाएगा। कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ेगा। उसी तरह अगर आप पश्चिम में जाओगे तो 1 डिग्री आगे बढ़ने पर आपका समय 4 मिनट पीछे हो जाएगा। हम आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे, कुछ मैंने 1-2 प्रश्न आपके लिए लिए हैं, उनकी हम बातें करेंगे। देखो अब बात करते हैं देशांतर के उपयोग की। अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा देशांतर के बारे में, मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूं। हमने पहले ये पढ़ा सबसे पहले कि हमारे जो टोटल देशांतर है वो 360 होते हैं, और जो 0 डिग्री वाला देशांतर है वो ग्रीनविच अर्थात लंदन से गुजरता है, जो कि पृथ्वी के दोनों जो हमारे देशांतर हैं वो दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ते हैं, और इनसे पूर्व और पश्चिम की स्थिति हमें पता चलती है। स्थिति मतलब समय। देखो पूर्व और पश्चिम की स्थिति कैसे पता चली? जैसे यहाँ पर 0 डिग्री एकदम ये किसी दिशा में नहीं है, ना तो पश्चिम में है ना पूरब में है। अगर आप इस 0 डिग्री से इधर जाओगे पश्चिम साइड में तो आपका समय उतना ही कम हो जाएगा, और अगर आप इधर जाओगे पूर्व साइड में तो आपका समय उतना ही बढ़ जाएगा। तो हमने पहले ये पता किया हमारे पास टोटल जो देशांतर है उनकी संख्या 360 है, और जो प्रधान देशांतर है वो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरता है, जिसके माध्यम से हमें जीएमटी तय करते हैं। और उसके बाद हमने देखा समय की गणना कैसे करते हैं। तो हमने देखा समय और देशांतर के माध्यम से हमने पहले जो 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे को हमने 360 से भाग की, और हमने ये पता कर लिया कि जो 1 डिग्री है उसमें 4 मिनट का समय होता है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। वो तो फिर आप हिसाब लगा लीजिए कैसे भी। तो देखो जो बात मैंने आपको यहाँ पर बताई, यदि कोई स्थान पूरब की ओर है तो वहां समय आगे होगा। 0 डिग्री से पूरब की ओर अगर कोई समय है तो वहां पर समय आगे होगा, और अगर स्थान पश्चिम की ओर है तो वहां पर समय पीछे होगा। 0 डिग्री से पश्चिम की ओर अगर कोई है तो समय पीछे होगा, और 0 डिग्री से पूरब की ओर है तो समय आगे होगा। तो देखो देशांतर का उपयोग की बात करते हैं। क्या उपयोग होता है देशांतर का? तो सबसे पहला उपयोग समय के क्षेत्र में होगा। समय क्षेत्र अर्थात टाइम जोन निर्धारण करना देशांतर के माध्यम से होता है, और सटीक स्थान बताने में अक्षांश के साथ प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी की सटीक लोकेशन निकालते हैं तो उसमें भी हम अक्षांश और देशांतर दोनों का यूज करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल हम देशांतर पर फोकस कर रहे हैं। अब देखो सटीक जो हमने ये देखा, ये समय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, किसी का समय कैसे निकालेंगे, मैंने कुछ आपके लिए एग्जाम पर लिखे हैं। एक प्रश्न आप नोट करना चाहें तो करिए करिए वैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं और आप नोट करिए एक प्रश्न। देखो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, आपके लिए मैंने एग्जाम पर लिखा है हम समय की लोकेशन कैसे निकालेंगे। तो प्रश्न ये है, प्रश्न प्रश्न ये है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ध्यान से सुनिएगा, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अभी अभी सूर्योदय हुआ है। अभी अभी सूर्योदय हुआ है, और सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। ठीक है जी। तो बताइए 10 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, तो बताओ 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर इस समय कितना बजा होगा? ये आपके लिए प्रश्न है फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अभी अभी सूर्य उदय हुआ है, और सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं। तो बताओ 10 डिग्री पश्चिम देशांतर पर इस समय कितना बज रहा होगा, क्या समय हो रहा होगा? अभी क्या टाइम हो रहा है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अभी 6 बज रहे हैं। तो हमें बताना है जो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर है वहां पर क्या समय हो रहा होगा। ये जो 6 बज रहे हैं ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बज रहे हैं। तो देखो कितना आसान सा प्रश्न है। अब हमने देशांतर को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए एक हम फटाफट देशांतर बना देते हैं। सपोज ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है। चलिए हम पूरी यहाँ पर पृथ्वी बना देते हैं ऐसे समझाने के लिए। और ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है।
एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। हमने हमारा ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ पर खींचा। अरे क्या हुआ इसको आज, ये भी पूरा ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये खींचा 0 डिग्री देशांतर। हाँ ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर हुआ हमारे पास। अब बताइए पूरब किधर होगा? पूरब इधर ही तो होगा, पूर्व दिशा इधर होगी कि नहीं, और इधर पश्चिम दिशा होगी। तो 0 डिग्री देशांतर की तो छोड़ो, अभी उसने हमसे क्या समय दिया, कौन सा डिग्री बताया देशांतर का? उसने हमें बताया 80 डिग्री पूरब। तो यहाँ पर कहीं 80 डिग्री पूरब होगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं तो 80 डिग्री पूरब कहाँ होगा? सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 80 डिग्री पूरब यहाँ पर होगा। ये मैंने कह दिया कि 80 डिग्री पूरब है, ये हमारा 80 डिग्री है पूरब में। और यहाँ पर 80 डिग्री पूरब में अभी समय क्या हो रहा है? अभी 6 बज रहे हैं, 6 बजे हैं अभी यहाँ पर 80 डिग्री पूरब में। हमसे पूछा है कि ये बताइए जो 10 डिग्री पश्चिम में होगा, 10 डिग्री सपोज मैंने यहाँ पर खींच दिया, यहाँ पर हमारा ये 10 डिग्री है, ये यहाँ पर 10 डिग्री है, और चूंकि इधर पश्चिम दिशा है तो पश्चिम में है। तो इस 10 डिग्री पश्चिम पर कितना समय होगा ये बताना है हमें बस। तो बताओ, यहाँ पर 6 बज रहे हैं और मैंने आपको बताया था अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय कम होगा, पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। तो अभी आप इसको आधार मान लीजिए कि ये जो 80 डिग्री है ये हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर बीचों बीच है। यहाँ पर 6 बज रहे हैं, इसको अगर हम इधर जाएंगे, इस पूर्व दिशा में बढ़ेंगे तो समय आगे जाएगा, 6 बज के कुछ मिनट होंगे। और इधर वापस जाएंगे पीछे पश्चिम की दिशा में, क्योंकि भाई यहाँ 80 डिग्री से इधर जाएंगे वापस, तो ये तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पश्चिम हुआ ना। तो कितने डिग्री पीछे गया देखो, 0 डिग्री तक आने में इसको 80 डिग्री वापस आना पड़ा होगा। भाई यहाँ से यहाँ तक आने में 0 डिग्री तक इसको 80 डिग्री कम करने पे होंगे, और फिर 0 डिग्री से इधर 10 डिग्री तक पहुंचा होगा। तो टोटल कितने डिग्री वापस गया? ये 90 डिग्री गया कि नहीं गया? तो टोटल 90 डिग्री वापस आया, क्योंकि 80 डिग्री पूरब से 10 डिग्री पश्चिम में आने आने पर उसको 90 डिग्री वापस आना पड़ा। और बताइए 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 90 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 4 गुना कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 मिनट। ये मिनट आया है, इसको जब हम घंटे में बदल देंगे तो 60 से भाग कर देंगे। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 कितने होंगे? 36। 6 कितने होते हैं? 36, अर्थात 6 घंटे। तो उसको 6 घंटे वापस आना होगा, अर्थात जो समय है वो 6 घंटे पीछे है। यहाँ पर जो 10 डिग्री पश्चिम में है, यहाँ पर इस 80 डिग्री पूरब से 6 घंटे समय पीछे है। तो बताओ, यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं 80 डिग्री पूरब में, 80 डिग्री पूरब में सुबह के 6 बज रहे हैं। तो 10 डिग्री पश्चिम में अभी 6 घंटे पीछे है हमारा समय। तो बताइए जब 6 घंटे पीछे जाएंगे 6 बजे से, तो ठीक 12 बज रहे होंगे कि नहीं यहाँ पर 10 डिग्री पश्चिम में? बस तुम 6 बजे जब बज रहे हैं सुबह के, तो 6 घंटे पीछे जाओ, तो ठीक 12 बज रहे होंगे कि नहीं? मध्य रात्रि 12। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य रात्रि। मध्य रात्रि क्यों कहा? क्योंकि सुबह अभी सूर्य निकला है, तो मध्य रात्रि हुआ ना, मध्य रात्रि 12। तो देखो हमसे प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि भाई 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अभी अभी सूर्य उदय हुआ है और सुबह के 6 बज रहे हैं। तो हमें बताना था कि पश्चिमी जो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर है इस समय कितना बजा होगा 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो मैंने आपको समझाया कि अगर हम देशांतर को पश्चिम दिशा में जाएंगे, देशांतर से किसी एक देशांतर से पश्चिम दिशा में जाएंगे, तो हमारा समय 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट पीछे हो जाएगा, और अगर हम पूर्व दिशा में जाएंगे तो 4 मिनट आगे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने हिसाब लगाया, भाई ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक आया, अर्थात 90 डिग्री पीछे गया, अर्थात पूरा 90 डिग्री। और हमें पता है 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 90 डिग्री में कितने मिनट होंगे? हमने गुणा कर दिया 4 से, 360 मिनट होंगे। 360 मिनट को हमने घंटे में बदला तो 6 घंटे हमारे पास आया। तो यहाँ का जो समय है अभी 80 डिग्री पूरब का, यहाँ पर 6 बज रहे हैं, तो 10 डिग्री पश्चिम में इसे 6 घंटे समय पीछे होगा, तो अर्थात रात के 12 बज रहे होंगे। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? आशा करता हूं कि आपने ये प्रश्न समझा होगा। तो ये था हमारा देशांतर और अक्षांश। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखो और भी बहुत कुछ था इसमें, पर मुझे लगता है कि हमारी क्लास काफी लंबी हो चुकी है, या फिर हम आज के प्रश्न नहीं कर पाएंगे सॉल्व। चलिए हम कल यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो हमारा मानक समय है भारत के संबंध में यहाँ से बात करेंगे। भारत का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की अवस्थिति किस देशांतर से किस देशांतर में आती है। और कल हम फिर हमारे चैप्टर समाप्त कर देंगे भारत की स्थिति के बारे में समझ के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अभी फिलहाल अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। कुछ प्रश्न आपको हमारे भारत के संबंध में भी आएंगे। चलिए थोड़ा सा टाइम भले ही लगे, इसको हम पूरा कर लेते हैं। पर मुझे लगता है कि आपकी क्लास लंबी हो गई है,
अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि क्या करना चाहिए। क्या बोलते हो, मैं आपकी बात सुन लूं? हाँ या ना? कुछ हाँ कह रहे हैं, कुछ ना कह रहे हैं। तो चलिए, मुझे भी लगता है कि समय ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अभी हमें प्रश्न भी सॉल्व करने हैं। तो हम यहाँ से अपनी क्लास कल जारी करेंगे। भारत का मानक देशांतर, जिसको बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत की अवस्थिति जानेंगे कितने देशांतर पर है। तो यहाँ से हम अपनी क्लास की शुरुआत कल करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। चलिए फ्रेंड्स, टॉप 30 एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। देखो, पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ये बताइए, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं? तो बताइए, ये किसको नहीं पता। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश कितने हैं पृथ्वी पर? 181। प्रश्न नंबर 2, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? बताइए, इसको तो बच्चा बच्चा बता देगा। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री। भाई, बीचों बीच पृथ्वी के खींची गई। फ्रेंड्स, ये भी हमारे जो 10 प्रश्न हैं, ये हमारे 10 प्रश्न अक्षांश रेखा के आधार पर हैं। फिर उसके अगले 10 प्रश्न देशांतर रेखा के आधार पर होंगे। बस आज हम बी से ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि हमने अक्षांश और देशांतर ही पढ़ा है। आगे के जो 10 प्रश्न होंगे वो हमारे भारत की अवस्थिति और देशांतर अक्षांश दोनों को मिक्स करके हैं, तो उनको हम कल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताओ, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखो, कर्क रेखा भारत के लगभग लगभग आ, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्रश्न नंबर 3, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात करें कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, अगर मैं इसकी आपको एक आ, जो हमारा मानचित्र है उसके माध्यम से अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो हमारा भारत का मानचित्र ये रहा। देखो फ्रेंड्स, हमारी जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो, जो हमारी कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरात राजस्थान होते हुए, यहाँ से होते हुए गुजरात राजस्थान होते हुए, गुजरात राजस्थान, बीच में फिर मध्य प्रदेश आएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा। उसके बाद हमारा त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 8 राज्य हैं जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। देखो, कौन कौन से राज्य इसके बीच में पड़े, बस उनका नाम लिख लीजिए। देखो, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, थोड़ा सा लाइन खींचने में गड़बड़ हो गई है। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है। तो जो कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य, अगर मैं उनका नाम लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो वो हमारे पास राज्य हो जाएंगे टोटल 8। पहला राज्य हमारे पास है गुजरात। दूसरा राज्य है राजस्थान, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तीसरा राज्य एमपी है। और जो चौथा राज्य है वो हमारे पास है छत्तीसगढ़। और जो पांचवा राज्य हमारे पास होगा, वो पांचवा राज्य हमारे पास होगा छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ से आपको दिख रही है? छत्तीसगढ़। उसके बाद देखो, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, भोपाल हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, और उसके बाद हमारा जो ये राज्य है बिहार। नहीं, बिहार से नीचे, एक सेकंड फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मैं इसको, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो थोड़ा सा ऊपर हो गई। आपको लग रहा होगा कि यूपी है। हाँ, ये यूपी। देखो यहाँ थोड़ा सा मैं बारीक खींचता हूँ लाइन। टोटल कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो, यहाँ से गुजरात से निकलेगी हमारी कर्क रेखा। ये यहाँ से गुजरात से निकलते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी है ऊपर। थोड़ा सा इसको मैं सीधा नहीं खींच पा रहा हूँ, क्योंकि खींचने में थोड़ी समस्या हो रही है। त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स, चलिए, थोड़ा सा लाइन खींचने में गड़बड़ सी लग रही है, सीधी लाइन नहीं खींच पा रही है। एक बार और ट्राई करते हैं। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, आपने सुना होगा। तो चलिए, सुना क्या होगा? कहाँ गया हमारा, ये रहा। हम एक बार और ट्राई करते हैं। हमारी जो कर्क रेखा है वो यहाँ से निकलती है, गुजरात से शुरुआत, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और फिर ये हमारा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने हमारी लाइन खींच दी है। तो देखो, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आपको शायद नहीं दिख रही होगी, ये बारीक खींची गई काफी, क्योंकि मोटी खींचने से फिर ये अलग राज्य में जा रही थी, जिससे हमारा हिसाब गड़बड़ हो गया था। तो पहला जो राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है वो गुजरात है। दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद हमारा जो पांचवा राज्य है वो है झारखंड। झारखंड के बाद हमारा छठा राज्य है वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। और जो सातवां राज्य है वो हमारा सातवां राज्य होगा त्रिपुरा। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर जाता हूं।
चलिए आप समझ लीजिए, हमारा जो अगला राज्य है 7वां, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरा फोटो दिख रहा होगा, तो हमारा जो 7वां राज्य हो गया वो त्रिपुरा हो गया, और त्रिपुरा के बाद जो अगला 8वां राज्य होगा वो होगा मिजोरम। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कौन-कौन से राज्य हैं जहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, तो वो टोटल 8 राज्य हैं। कौन-कौन से हैं? वो आपके सामने हैं। देखो अगर आपको नहीं दिखता है तो मैं यहाँ पर साइड हो जाता हूँ। देखो अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास टोटल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 हमसे पूछा गया है, कौन सी अक्षांश रेखा सबसे लंबी होती है? तो आप लॉजिक लगाइए, कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो सबसे लंबी होगी? भाई हमें पता है जो पृथ्वी की आकृति है वो ऐसी है, लघ्वाक्ष टाइप की, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघ्वाक्ष और इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड, और ये हमारी कर्क रेखा है। तो बताओ सबसे लंबी आपको कौन सी नजर आ रही है? 0 डिग्री वाली तो नजर आ रही है, बाकी सब छोटी होंगी कि नहीं? तो ये 0 डिग्री वाली जो रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे लंबी होती है। तो हमसे यही पूछा है कौन सा अक्षांश रेखा सबसे लंबी होगी, तो जो भूमध्य रेखा होगी वो सबसे लंबी होगी। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमसे कहा है कौन सी रेखा भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है? तो ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटेगी? तो वो रेखा हमारे पास हो जाएगी कर्क रेखा। अभी हमने पीछे देखा, जो गुजरात से होते हुए हमारे पास गई मिजोरम तक, तो उसने भारत को दक्षिण और उत्तरी 2 भागों में बांट दिया। जैसे कि ये आप देखो फिर से, ये हमारे पास कर्क रेखा हमने खींची, ये यहाँ से यहाँ तक ये कर्क रेखा है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये टोटल देखो थोड़ी सी मैंने नीचे खींच दी, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये कर्क रेखा थोड़ी सी ऊपर है यहाँ पर। तो ये इसने भारत को 2 बराबर भागों में बांटा कि नहीं? एक तो उत्तर की साइड में रह गया हमारा भारत और नीचे की साइड में रह गया। तो हमसे यही पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि ये बताइए अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? मैंने बहुत ही आसानी से आपको बताया था शुरुआत में, जो हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, तो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। और मैंने कहा था ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में जरूर। अगर यहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो ये जरूर बनता है कि बताइए किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची जाएगी। अक्षांशों के आधार पर क्या ज्ञात किया जाता है? तो बताइए क्या ज्ञात किया जाता है अक्षांशों के आधार पर? समय नहीं, ये तो देशांतर के आधार पर किया जाता है। समुद्र तल, इसका कोई मतलब नहीं। लंबाई, इसका कोई मतलब नहीं। तो तापमान, तापमान का मतलब कहाँ कितनी गर्मी, कहाँ कितना टेम्परेचर, जैसे कि हमने जाना शीत अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, ये सब अक्षांशों के आधार पर जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में हमसे कहा है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? तो बताइए, मैंने आपको बताया था जो प्रमुख 7 अक्षांश होते हैं उनको आपको मैंने चित्र बना के दिखाया था। तो जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा उसको आर्कटिक सर्किल कहेंगे, अर्थात आर्कटिक वृत्त। सर्किल को क्या बोलते हैं? वृत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा गया भारत किस अक्षांश क्षेत्र में अवस्थित है? तो बताइए भारत किस अक्षांश क्षेत्र में अवस्थित है? तो भारत उष्ण कटिबंधीय में आता है। ये क्या है हम सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या स्थित है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो बताइए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? उत्तर ध्रुव कहेंगे कि नहीं? चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक हमारे देशांतर पर आधारित है। तो पहला 11वां जो प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? बताइए, हमने बहुत डिटेल में इनको समझा है। कुल एक 360 रेखाएं हैं, एक 0 डिग्री वाली, और 179 पश्चिम दिशा में, 179 पूर्व दिशा में, और एक 0 डिग्री के ठीक पीछे होता है 180 डिग्री। 12वें प्रश्न से कहता है कि प्रधान देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो कौन सा ऐसा स्थान है? ग्रीनविच स्थान है। कहां पर है? लंदन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। 1 डिग्री देशांतर का समय अंतर कितना होगा? बताइए 1 डिग्री में कितना समय होगा? हमने बहुत डिटेल में इसको समझा, 4 मिनट होंगे। भारत का मानक देशांतर कौन सा है? तो देखो अभी हमने भारत के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन फिलहाल आपको मार्क कर लीजिए 82.5 डिग्री, जो हमारा ईस्ट होता है, 82.5 डिग्री पूर्व, वो भारत का मानक समय लिया गया है। हम इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ना तो आज ही था, लेकिन थोड़ा सा समय की शॉर्टेज को देखते हुए मुझे लगता है आपकी क्लास लंबी हो चुकी है। प्रश्न नंबर 15। भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो बताइए भारत का मानक समय, ये हम कल बात करेंगे। मिर्जापुर, इसको नैनीपुर भी बोलते हैं, जो कि हमारा इलाहाबाद प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, वहां से ठीक उसके बीचों बीच से गुजरता है। प्रश्न नंबर चलते हैं फ्रेंड्स 16 की ओर।
भारत का समय जीएमटी से कितना आगे है? तो फ्रेंड्स देखो, ये सब हमारे भारत के संबंध में आ गए हैं, ये लगभग 5.5 घंटे आगे हैं, तो यहाँ से हम आगे के प्रश्न कल ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स, ये हमारा चैनल है, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।